हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए बेटा, आज का हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी 12th चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आज हम लोग को पढ़ना है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। क्या होती है बेटा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी? पहले इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए मेरी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन आ गया या फिर मुझे जानबूझकर कोई वैक्सीन दे दी गई और तब मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगे, तब इस तरह की इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और यदि मेरी बॉडी इसके बावजूद भी एंटीबॉडी ना बना पाए तो आप समझ जाना कि मेरी बॉडी के अंदर पैसिव इम्यूनिटी की ज़रूरत है। यानी अगर हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाने लगे तो इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर हमारा शरीर एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा है तो इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। आइए इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है बेटा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिखा हुआ है इम्यूनिटी दैट डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो हम अपने जीवन काल में डेवलप करते हैं उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये दो प्रकार की होती है बेटा, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या होती है? जो किसी इन्फेक्शन के कारण हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हो जाए और तब उसके अंदर वो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाए, तब उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। या फिर वैक्सीन लेने के बाद वो डेवलप हो तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और यदि यदि उसके अंदर एंटीबॉडी पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी दे करके ये डेवलप की जा रही है, तब इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। यानी डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडी फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स, यानी कि किसी और की एंटीबॉडी अगर हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस की जा रही है और तब हमारे अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप कर रही है उसको बोलते हैं पैसिव। यदि हमारा शरीर खुद ही बना रहा है किसी इन्फेक्शन या वैक्सीन के द्वारा तो इसको बोलते हैं एक्टिव। और ये दो प्रकार की होती है बेटा, ये भी दो प्रकार की होती है। देखिए इस केस में क्या हो रहा है, यदि कोई पैथोजन आया, यदि कोई एंटीजन या पैथोजन हमारे शरीर में आए और तब हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करने लगे, यानी इम्यूनिटी डेवलप कर ले, एंटीबॉडी बनाना चालू कर दे, तब इसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव। नेचुरल और एक्टिव। और अगर मान लो कोई वैक्सीन लिया गया, जैसे यहाँ इंजेक्शन का सिंबल बना है, जैसे मान लीजिए हमने कोई वैक्सीन लिया, उसके बाद हमारी बॉडी ने डेवलप किया इम्यूनिटी को, तब इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव। तो एक्टिव कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव कब होती है? जब कोई भी बाई चांस पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए और हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाने लगे, तब इसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव। और यदि इंजेक्शन लेने के बाद या वैक्सीन लेने के बाद हमारे अंदर एंटीबॉडी बनने लगे तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव। पैसिव कब होता है बेटा? पैसिव भी दो प्रकार का होता है। नेचुरल पैसिव में क्या होता है, मम्मी के मिल्क के द्वारा एंटीबॉडी यदि बच्चे में प्रवेश कर जाए, तब बताइए बनाया किसने? मम्मी ने, और बच्चे ने तो बनाया नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा? पैसिव। तो ये पैसिव हो जाएगा, इसको बोलते हैं नेचुरल पैसिव। ठीक है। इसी तरीके से एक आर्टिफिशियल पैसिव होता है। इसमें क्या होगा, हम लैब के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी बना लेंगे और इंजेक्शंस के रूप में उसको दे देंगे, या तो इन्फ्यूज कर देंगे या तो किसी ग्लूकोज के बॉटल के साथ चढ़ा देंगे, तब इसको क्या बोलते हैं? तब इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव। जैसे एग्जांपल बता दीजिए इसका। एग्जांपल जैसे किसी को मान लो चिकन पॉक्स हो गया या स्मॉल पॉक्स हो गया, तो अब उसको दोबारा वो रोग नहीं होगा, तो ये नेचुरल एक्टिव का एग्जांपल हो गया। किसी भी वैक्सीन को ले लिया तो वो आपका आर्टिफिशियल एक्टिव का एग्जांपल हो गया। मदर मिल्क या प्लेसेंटा के द्वारा जो एंटीबॉडी बच्चों में आ जाती है तो ये हो गया नेचुरल पैसिव का एग्जांपल। स्नेक बाइटिंग वगैरह के केस में कि कौन सा हो जाएगा, उसके लिए जो हम लोग पहले से, या टिटनेस के केस में जो पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी लेते हैं तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। क्या लिखा हुआ है? व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब किसी होस्ट को किसी एंटीजन के संपर्क में लाते हैं या वो आ जाता है बाई चांस, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स, ये पैथोजन चाहे लिविंग हो चाहे डेड हो या अदर प्रोटीन के फॉर्म में हो, तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है, यानी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। यानी क्या लिखा है, यदि किसी होस्ट का शरीर खुद ही एंटीबॉडी बनाने लगे तब उसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और एक्टिव इम्यूनिटी बड़ी स्लो होती है और इसके लिए काफ़ी समय लगता है ताकि ये अपने इफेक्टिव रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सके। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी अपने इफेक्टिविटी पे आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, लेकिन हाँ बहुत कारगर होती है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली, बोलते कोई भी माइक्रोब्स जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत
जानबूझ के हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है, या तो कोई इन्फेक्शन हो जाए, हमें किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्शन हो जाए किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए तो इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? तो दो तरीके की है, अगर जानबूझ के डाला गया है इम्यून वाला तो ये हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल एक्टिव। जबकि यदि कोई इन्फेक्टियस एजेंट हमारे शरीर में एक्सेस कर जाए ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, जैसा कि नेचुरली आ रहा है, तब इसको बोलेंगे नेचुरल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव। इसका एग्जांपल हो गया जैसे किसी रोग का हो जाना, उसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो गई। इसका एग्जांपल हो गया जैसे वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको बोलेंगे। और ये चार्ट आपको करा चुका हूँ। जब रेडीमेड एंटीबॉडी हमारे शरीर में डाली जाती है, यानी व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट, यदि रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्ट दी जाए किसी भी उस व्यक्ति को, तो क्या होगा, तो दिस इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। डू यू नो वाई मदर मिल्क इज कंसिडर वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट? मतलब जो मदर का मिल्क होता है वो अमृत के समान क्यों होता है नवजात शिशु के लिए? क्योंकि वो येलो कलर का होता है, उसका नाम होता है कोलोस्ट्रम, और वो मदर मिल्क द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और फर्स्ट मदर मिल्क को या इनिशियल कुछ दिनों के मदर मिल्क को हम क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। वो हल्के पीले कलर का होता है और उसके अंदर होता है IgA, और ये मम्मी से बच्चे में चला जाता है, और मम्मी से बच्चे में जब जाता है तो बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी दे देता है। कैसी इम्यूनिटी देगा? पैसिव में भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी दे देता है। लिखा है द फिटस ऑल्सो, फिटस यानी बर्थ के पहले भी कुछ एंटीबॉडी मदर से बच्चे में आए, लेकिन बर्थ से पहले तो प्लेसेंटा के द्वारा आएंगे, और प्लेसेंटा द्वारा आते हैं, प्रेगनेंसी के समय आते हैं। तब ये कैसी हुई? ये भी पैसिव है, और ये भी किस प्रकार की पैसिव है? नेचुरल पैसिव। ठीक है। अब वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या सिद्धांत लागू होता है यहाँ पे? इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में एक ही सिद्धांत लागू होता है। क्या लागू होता है? कि मेमोरी, ये हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर आधारित है। यानी जब भी कोई हम इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन करते हैं तो ये हमारी शरीर में जाके मेमोरी डेवलप कर देता है, और इसी मेमोरी के कारण जब ओरिजिनल वाला पैथोजन आता है हमारे शरीर में तो हमारी मेमोरी इसको पहचान लेती है, और उससे पहले से पता होता है कि ये पैथोजन तो हमारे शरीर में पहले ही आ चुका था इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, और हमारी बॉडी तुरंत एक वाइग्रस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है ताकि इसको किल किया जा सके। अभी मैं इसको एक फिगर से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखें। पहले तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दो टर्म इस्तेमाल किया गया है, एक वैक्सीनेशन और एक इम्यूनाइजेशन। दोनों में क्या अंतर है देखिए, एक चार्ट से समझते हैं। यदि किसी को कोई इंजेक्शन लगा दिया गया, कोई वैक्सीन लगा दी गई, तो इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। इसमें हम पैथोजन को ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या तो वीक फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, और या फिर हम लोग किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम लोग उसको डेड फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहलाएगा वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? इम्यूनाइजेशन में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डिफरेंट तरीकों से बढ़ा ली जाती है। जैसे मान लो बूस्टर डोज देना, तो बूस्टर डोज में क्या होगा? वो कोई वैक्सीन नहीं है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। जैसे आपने कोरोना पीरियड में देखा होगा कि हम लोग विटामिन C ज़्यादा लेते थे, तो उससे क्या हो रहा है? ये कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन इससे हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। ठीक है, जैसे इस व्यक्ति को इस बच्चे को बूस्टर डोज दिया जा रहा है, तो ये हो गया इम्यूनाइजेशन। अगर हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं तो इम्यूनाइजेशन, और अगर हम वैक्सीन लेकर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं तो वैक्सीनेशन। ठीक है, अब इसी बात को समझते हैं। इन वैक्सीनेशन में करते क्या है? पहले से तैयार, यानी प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, हम पहले से एक एंटीजेनिक प्रोटीन तैयार कर लेते हैं। किसकी? पैथोजेंस की। या फिर हम उसको इनएक्टिव कर देते हैं, या फिर हम उसको वीक कर देते हैं, और इसी तरह के वीक एजेंट को या इनएक्टिव एजेंट को वैक्सीन कहते हैं, या इस तरह की प्रोटीन को हम एंटीजन कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। और ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर दी जाती है उस व्यक्ति में जिसकी आपको वैक्सीनेशन करना है। जैसे मान लीजिए मुझे कोविशील्ड लगाई गई, तो मेरे अंदर क्या किया गया? मेरे अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब मेरा शरीर क्या करेगा? द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी। अब मेरा शरीर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा किसके अगेंस्ट? इन एंटीजन्स के अगेंस्ट। ये जो आपने आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन के द्वारा इन एंटीजन को इंट्रोड्यूस कर दिया है, अब मेरा शरीर उसको न्यूट्रल करने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, यानी द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन
वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। बिल्कुल वैसे ही लगेगा हमारे शरीर को कि जैसे कि कोई नेचुरल या एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ है, और हमारा शरीर उसको न्यूट्रल करने का प्रयास करेगा। वैक्सीन क्या जनरेट कर लेगा? मेमोरी बी सेल और टी सेल जनरेट कर देगा, और जो जब नेक्स्ट टाइम ओरिजिनल पैथोजन आएगा तो ये उस सबसिक्वेंट एक्सपोजर का मतलब होता है नेक्स्ट टाइम वही वाला पैथोजन जब आएगा तो हमारी बॉडी इस हमले को पहचान जाएगी। इन्वाइडर मतलब है इस हमला करना, और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बना लेगी। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बना लेगी। इस प्रकार हम वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी। आइए इसको एक फिगर से समझते हैं, हाउ द वैक्सीन वर्क। तो क्या लिखा हुआ है, पहले आपको थोड़ा सा आपको डिजीज कॉजिंग एजेंट दे दिया जाएगा। तो यू आर गिवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मलेस फॉर्म ऑफ डिजीज, यानी आपका जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है या एंटीजन है जो कि लगभग हार्मलेस है या कमजोर है या उसको डेड कर दिया गया है, वो आपको इंजेक्ट कर दिया गया। ये देखिए इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, तो ये आपको इंजेक्ट कर दिया गया। अब इंजेक्ट करने के बाद आपके शरीर में देखो ये वाई के शेप के क्या बन रही है, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी आपको एक ढाल की तरह दिखाया गया कि सुरक्षा कर दे रही है। लिखा है देन योर बॉडी मेक्स एंटीबॉडी टू फाइट इट ऑफ। तो आपकी बॉडी इस डिजीज वाले पैथोजन जो कि आपने जानबूझ के डाला है लेकिन वो हार्मलेस है, अब बॉडी को तो पता नहीं कि वो हार्मलेस है, बॉडी को इतना पता है बस कोई भी एंटीजन आया है तो बॉडी तुरंत एंटीबॉडी बनाने लगती है। और फिर क्या लिखा है, अब आपकी एंटीबॉडी बनाने लगी तो ये सारा डाटा मेमोरी सेल में स्टोर हो गया, मेमोराइज्ड इन मेमोरी सेल, एम सेल लिख देता हूं, मेमोरी सेल में मेमोराइज हो गया। अब देन इफ इनकाउंटर द डिजीज अगेन, अगर आपको वही वाला पैथोजन फिर आया या वही वाला रोग पैदा करने वाला एंटीजन दोबारा आया तो क्या होगा, योर बॉडी ऑलरेडी हैज द एंटीबॉडी। आपकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि मेमोरी सेल पहले से ही प्रेजेंट है। मेमोरी सेल को पता चल जाएगा कि भाई ये तो सेम प्रकार का एंटीजन आया है जो कि पहले आ चुका है, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मैसिव अमाउंट में एंटीबॉडी बना देगी। ये देखो पहले कम अमाउंट में बन रहा था, अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी बनने लगा है। तो योर बॉडी ऑलरेडी हैज़ एंटीबॉडी सो यू डोंट गेट सिक। अब आप बीमार नहीं पड़ोगे, मतलब यू आर इम्यून, मतलब आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ गई है। इज दैट क्लियर? देखो लिखा है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई डेडली माइक्रोब्स आ जाए, डेडली माइक्रोब्स जैसे टिटनेस बहुत घातक है, अगर उसका आ जाए, टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, टिटनेस का, या स्नेक बाइटिंग हो जाए, सांप काट ले, स्नेक बाइटिंग, तो आपको तुरंत रिलीफ चाहिए, तो क्विक रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। तो आपको तुरंत रिलीफ चाहिए जैसे टिटनेस के केस में या स्नेक बाइटिंग के केस में, तो वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। तो हमें मार्केट से बनी बनाई एंटीबॉडी ले लेनी चाहिए, किसके? इंजेक्शंस के रूप में, जैसे एंटीटॉक्सिन्स के रूप में। या तो एंटीबॉडी ले लो बनी बनाई, या तो एंटीटॉक्सिन ले लो। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? जो एंटीजन होते हैं वो टॉक्सिन निकालते हैं, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या निकालेगी? एंटीटॉक्सिन। तो क्या लिखा? एंटीटॉक्सिन ए प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन। ऐसी एंटीबॉडी बनाई जाती है जो टॉक्सिन को न्यूट्रल कर सके, उसी को बोलते हैं एंटीटॉक्सिन। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, बोल रहा है स्नेक बाइट के केस में भी जो इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को, उसमें भी पहले से बनी बनाई प्री फॉर्म्ड यानी रेडीमेड एंटीबॉडी हम लोग स्नेक वेनोम के अगेंस्ट यूज करते हैं जो कि हॉर्स के अंदर बनाई जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब मेरा आपसे दोबारा वही क्वेश्चन है कि बताइए ये किस टाइप का पैसिव इम्यूनाइजेशन है, आर्टिफिशियल की नेचुरल? तो आंसर आएगा आर्टिफिशियल। क्यों? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें आप आर्टिफिशियली मार्केट से बनी बनाई खरीद के जानबूझ के ला रहे हो, और जो खरीद के ला रहे हो ये लैब में बनाई गई है, तब आपके अंदर ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में काम आया। इस तरह के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आर्टिफिशियल काम आया, तो इसलिए नाम है आर्टिफिशियल पैसिव। ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अब बायोटेक में पढ़ोगे, तो उससे क्या करते हैं, उससे भी हम लोग बहुत सारी एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड यानी एंटीजेनिक प्रोटीन बना लेते हैं। किसकी एंटीजेनिक प्रोटीन बना लेते हैं? पैथोजेंस की। कहाँ बनाते हैं इस प्रोटीन को? बैक्टीरिया और ईस्ट में। इस तरह की वैक्सीन को सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। 3 तरह की जनरेशन की वैक्सीन होती है। अगर हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बैक्टीरिया या फिर ईस्ट के अंदर बनाए तो इसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन टेक्निक। फर्स्ट जनरेशन क्या होती है? यदि हम किसी पैथोजेंस को वीक कर दें या इनएक्टिव कर दें, तो फिर अगर हम शरीर में डालें और तब बने, तब इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन।
फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो पहले बनाई जाती थी, आजकल सेकंड जनरेशन बनाई जाती है। आजकल क्या किया है, आजकल बायोटेक से और एडवांस हम लोग ने कर दिया, आजकल डीएनए वैक्सीन बना रहे हैं जो कि थर्ड जनरेशन वैक्सीन होती है। ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है, यानी सबसे पुरानी वाली फर्स्ट जनरेशन जिसमें लाइव या इनएक्टिव पैथोजन को डाल देते हैं, दूसरा वाला सेकंड जनरेशन जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई जाती है, और आजकल थर्ड जनरेशन वैक्सीन है जिसमें डीएनए वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी में करते क्या है, वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग द अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। आजकल आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं, हैंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। इससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए हमें वो वैक्सीन मिल जाते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीन डेवलप करी गई है वो ईस्ट से डेवलप करी गई है, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन दोनों प्रकार से, फर्स्ट जनरेशन भी बनाई गई, सेकंड जनरेशन भी। लेकिन यहाँ बात चल रही है आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई, तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा अभी बनाई गई है हेपेटाइटिस बी की लेटेस्ट वैक्सीन जो कि ईस्ट के अंदर बनाई गई है। एलर्जी क्या होती है, जब हम किसी नए प्लेस पे जाते हैं तो हमें कुछ क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम सा होता है, स्नीजिंग यानी कि छींक आने लगती है, वीजिंग फॉर नो एक्सप्लोरेशन रीजन, हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता, हम लोग कहते हैं पानी बदल गया है, जलवायु परिवर्तन हो गया है। एंड व्हेन यू वेंट अवे, जब आप वहाँ से वापस आ जाते हो तो आपके सिम्टम गायब हो जाते हैं, बोलते हैं अब हमारा पानी पहले से मैच कर गया है, यानी जलवायु मैच कर गया है। डिड दिस हैपन टू यू, क्या आपके साथ हुआ है, तो आंसर हुआ है सम ऑफ आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि जिस जगह पे आप गए थे वहाँ कुछ ऐसे पार्टिकल रहे होंगे वो उस पार्टिकल के लिए आपकी बॉडी बड़ी सेंसिटिव थी, मतलब वहाँ कुछ एलर्जेंस रहे होंगे जिसने आपके अंदर एलर्जी कॉज कर दिया होगा। ठीक है ना, अगर हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो उसी को बोलते हैं एलर्जी। हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स इज नोन एज एलर्जी यानी हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स को ही एलर्जी बोलते हैं। द अबव मेंशन रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू द पॉलन ग्रेन के कारण एलर्जी हो सकती है, माइट्स के कारण एलर्जी हो सकती है, और भी कारण है। विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, ऐसा प्लेस बदलने पे बदल जाता है, किसी प्लेस पे पॉलन ग्रेन ज़्यादा होंगे उससे एलर्जी होगी, कहीं पे माइट्स ज़्यादा होंगे, कहीं पे एनिमल डेंडर ज़्यादा होगा, तो इस वजह से बदल जाती है। एलर्जी कॉज करने वाले सब्सटेंस को एलर्जेंस कहते हैं। जैसे कुछ एलर्जेंस के नाम दिया, जैसे कुछ सब्सटेंस स्किन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जैसे पॉइजन ऑफ द प्लांट, अगर किसी प्लांट का पॉइजन आपके हाथ पे आ जाए तो आपको बहुत एलर्जी कॉज हो जाएगी, आपका हाथ बिल्कुल लाल हो जाएगा और उस पर रैसेस आ जाएंगे और उस पर जलन होगी और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होगी। जैसे किसी एनिमल के स्क्रैच से एलर्जी हो सकती है, जैसे पॉलन के टच में आ जाने से हो सकती है, जैसे लेटेक्स के ग्लव्स पहनते हैं, कोविड पीरियड में पहना तो हाथों में रैसेस पड़ गए, तो ये सब स्किन कांटेक्ट की वजह से एलर्जी है। दूसरा, अगर कोई चीज़ इंजेक्ट हो जाए, जैसे हनी बी का स्टिंग इंजेक्ट हो जाए तो आप देखोगे बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं, तो इस तरह की एलर्जी इंजेक्शन के कारण हुई। ठीक है, फिर एक होती है इंजेक्शन के कारण, यदि कोई मेडिसिन हमने खा लिया या हमने नट या सेलफिश खा ली तो फिर क्या होगा, हम लोगों को एलर्जी हो सकती है, यानी इंजेक्शन भी कारण हो सकता है। इनहेलेशन मतलब पॉलन ग्रेन आपके सांस के द्वारा अंदर आ गया, डस्ट आपके सांस के द्वारा अंदर आ गया, कोई फंजाई का स्पोर आपके सांस के द्वारा अंदर आ गया, एनिमल की जो रूसियाँ होती हैं, एनिमल डेंडर, एनिमल की जो रूसियाँ होती हैं, जो आपके पालतू जानवर होते हैं, जैसे बिल्ली हुई, जैसे कुत्ते हुए, तो इनका क्या होता है, डैंड्रफ जो होता है वो आपके शरीर के कांटेक्ट में आता है तो आपको ईचिंग, खुजली ये सब होने लगती है। तो इन सभी सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, एलर्जेंस। क्या बोलेंगे, एलर्जेंस। और यही क्या कॉज करते हैं, एलर्जी क्या होता है, हाइपर रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो देखो क्या लिखा है, द एक्सर्टेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इसका मतलब होता है हाइपर, द हाइपर रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट कॉल एलर्जी, यानी जो अभी जितनी भी चीज़ें दिखाई थी एंटीजन की तरह बिहेव करती हैं और ये हमारे लिए एलर्जी काज कर देती हैं, और इन सब्सटेंस को हमने एलर्जेंस कहा था। द सब्सटेंस टू बी विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एज एलर्जेंस, बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको एलर्जेंस कहते हैं। एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दिस आर द IgE टाइप, इस समय कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, IgE टाइप की बनेगी। तो बताइए एलर्जी से संबंधित एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgE। कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जेंस आर माइट इन डस्ट, बताया गया डस्ट में जो माइट्स होते हैं वो माइट्स इन डस्ट, पॉलन ग्रेन से होती है, एनिमल डेंडर से होता है, और भी मैंने एक्सेट्रा में रिसोर्सेज दिखाए। सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन क्या होती है, आपको स्नीजिंग होगी, आंखों से पानी निकलेगा, नोज से पानी निकलेगा, डिफिकल्टी होगी सांस लेने में, आपको सांस की ट्रबल हो जाएगी।
ठीक है। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन सीरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल। तो एलर्जी में क्या होता है, हमारी मास्ट सेल कौन से दो केमिकल निकालती है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। इसमें भी सिंगल चॉइस हो तो आंसर आएगा हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या कर देती है, हमारी ब्लड वेसल को फैला देती है, यानी ये वैसोडाइलेटर है। ब्लड वेसल जब फैल जाता है तो हमारा बीपी एकाएक गिर जाता है और बहुत तेजी से इम्यून रिस्पॉन्स होने लगता है। ठीक है, तो बोला जाएगा केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, तो आप बताओगे हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। अगर सिंगल चॉइस हो तो हिस्टामिन, और पूछा जाएगा वैसोडाइलेटर है कि कॉन्ट्रैक्टर, तो आप बताना कि वैसोडाइलेटर है। बोलते हैं कैसे पता चलेगा कि हमें उस चीज से एलर्जी है, तो फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, एलर्जी को पता करने के लिए पेशेंट को उसके टच में लाते हैं। यानी मुझे मान लो कलर से एलर्जी है तो मेरे स्किन पे कलर लगा के देखा जाएगा, मुझे मान लो किसी नट से एलर्जी तो मुझे नट खिला के देखा जाएगा। तो पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्ट विद स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस, मतलब जिस पॉसिबल एलर्जन से एलर्जी है उसका बहुत थोड़ा सा डोज हमारे संपर्क में लाया जाएगा। एंड द रिएक्शन स्टडीड, और उस रिएक्शन की स्टडी करी जाएगी कितना हाइपर है, कहीं ज़्यादा हाइपर तो नहीं हुआ। और जब पता कर लिया जाएगा कि इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज वही है, हिस्टामिन को रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन की टैबलेट दी जाती है और एड्रीनेलिन दिया जाता है ताकि आपकी ब्लड वेसल को ये सिकोड़ सके, ब्लड वेसल को सिकोड़ सके, क्योंकि हिस्टामिन का निकलना रोकना पड़ेगा, उसके लिए एंटीहिस्टामिन दिया गया। फिर एड्रीनेलिन इसलिए दिया गया ताकि ब्लड वेसल वापस अपनी जगह पे पहुंच जाए, और स्टीराइड्स भी दिया गया ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके, क्योंकि उस समय एनर्जी बहुत लॉस हो जाती है। तो स्टीराइड्स क्विकली देते हैं टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। तो कौन सी तीन चीजें हमें लेनी चाहिए, आस का मतलब हो गया एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, फिर भी आस नहीं छोड़नी चाहिए। आस का फार्मूला है एंटीहिस्टामिन, और दूसरा क्या हो गया, एड्रीनेलिन लेना चाहिए ताकि ब्लड वेसल दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, और स्टीराइड लेना चाहिए ताकि हमें क्विक एनर्जी मिल जाए और हम एलर्जी के रिस्पॉन्स से बच सकें। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering in immunity, आजकल की लाइफस्टाइल हमारी इम्यूनिटी को कम कर रही है, और इस इम्यूनिटी को कम होने से हम ज़्यादा एलर्जेंस के लिए सेंसिटिव हो गए हैं। मोर एंड मोर चिल्ड्रंस इन मेट्रो सिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे शहरों में रह रहे हैं, महानगरों में रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं इंडिया में, वो एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं। स्पेशली दमा उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनके इन्वायरमेंट में जरा भी डस्ट पार्टिकल है तो उनको सांस फूलने लगती है। एंड दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ, क्योंकि उनको शुरुआत से ही बहुत साफ सुथरे वातावरण में रखा गया है। अब इतने ज़्यादा साफ सुथरे वातावरण में रखा गया है कि जरा सा भी एलर्जेंस आएगा उनको तुरंत एलर्जी हो जाएगी। हम आप क्या हुए, रफ एंड टफ इन्वायरमेंट में बने पले बड़े हैं, तो हमारे को एलर्जी नहीं होगी। उन बच्चे को धूल धक्कड़ में ले जाए तुरंत एलर्जी हो जाएगी, सर्दी जुकाम छींक आना ये हो जाएगा। जैसे धूप में ले जाए स्किन पे रैसेस आ जाएंगे, तो यानी उनको सन से एलर्जी है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, आपको तो पता ही होगा कि इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड पर होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो इसका क्या था, रूट कॉज था। तो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड ए हायर वर्टिब्रेट बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेल्फ वन। तो बोला गया हमारे अंदर क्या होती है, मेमोरी सेल बनती हैं, और ये मेमोरी सेल किसके अंदर बनती है, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर। और ये सेल करती क्या है, ये अपने और परायों को पहचान लेती हैं। यानी देखो फॉरेन ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजेंस को, और हम लोगों की सेल से पहचान लेती है कि हमारी सेल नहीं है बल्कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म है। वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, हमें ये नहीं पता कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन इसके लिए दो को रिलेटिव्स हैं ऑफ दिस एबिलिटी टू कुड बी अंडरस्टैंड, यानी दो चीज़ों से इसको समझा जा सकता है। पहली चीज़ क्या है, हायर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, एक क्षमता होती है फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को पहचान, फॉरेन मॉलिक्यूल्स को पहचान लिया जाता है, या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को पहचान लिया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी, बहुत सारे इम्यूनोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट करके पता चला है कि ऐसा ही होता है। दूसरी बात क्या पता चली, दूसरी कुछ अननोन कारण भी हो सकते हैं, कुछ जेनेटिकल कारण भी हो सकते हैं। तो जेनेटिकल एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेल्फ सेल, इसमें बॉडी खुद की सेल पे अटैक कर लेता है। तो दो कारण होते हैं, इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। मतलब जब हमारी बॉडी की सेल अपने और परायों की पहचान ना करके अपने ही सेल को एंटीजन समझ बैठे और उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले, तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। एंड दिस रिजल्ट इज डैमेज इन द बॉडी पार्ट, इससे हमारा ही बॉडी पार्ट डैमेज हो जाएगा, इसलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। इसका एक बहुत पॉपुलर नेम एनसीईआरटी में दिया है, रूमेटाइड आर्थराइटिस। इसके अलावा और भी बहुत होते हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। विच अफेक्ट्स मैनी पीपुल ऑफ अवर सोसाइटी इन एन ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होगा, हमारी बॉडी
सेल्फ सेल को ही क्या समझ बैठेगी, एंटीजन, और उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। और जब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी तो एंटीजन एंटीबॉडी के बन जाने से क्या होता है, इम्यून रिस्पांस होता है, और इम्यून रिस्पांस का परिणाम क्या होता है, इस एंटीजन एंटीबॉडी को नष्ट कर दिया जाता है और ये नष्ट हो जाएगा। तो अब आप बताओ, हमारा सेल्फ का सेल ही नष्ट हो गया, हमारी खुद की सेल नष्ट हो गई, तो इस तरह के इम्यून रिस्पांस को क्या बोलोगे बेटा, तो बोलेंगे ऑटो इम्यून रिस्पांस या ऑटो इम्यूनिटी। देखो लिखा है, सम ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है जेनेटिकल कंपोनेंट एंड ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, यानी इन्वायरमेंट द्वारा भी हो सकता है। जैसे देखो, जेनेटिकल फैक्टर पहला कॉज है, दूसरा एनवायरमेंटल एक्सपोजर या इन्फेक्शन हो सकता है, दोनों मिलके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। जब इसी रेगुलेशन में गड़बड़ी आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी, मतलब अगर हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली रेगुलेट होता तो अपने पहचान लिए जाते और पराये मार दिए जाते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अपने नहीं पहचाने गए और उन्हीं को अटैक कर दिया गया, तो ऑटो इम्यूनिटी हो गई। तो ऑटो इम्यूनिटी का कारण एक है जेनेटिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, और एक कारण था अपने और परायों को न पहचान पाना। मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज जो मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ ऐसी हैं जो हमारे काम की नहीं है, उनका नाम सिर्फ याद रखो। देखो बेटा, इसमें से भी कई मैं फाइंड आउट कर देता है। हाशीमाटो डिजीज, जिसमें थायराइड से रिलेटेड डिजीज है बेटा, तो हाशीमाटो डिजीज होती है, ग्रेव्स डिजीज होती है, ठीक है, हाशीमाटो डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है ना। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2, टाइप 1 दो तरह की डायबिटीज होती है बेटा। तो टाइप 1 डायबिटीज, एमएस मतलब हो गया मल्टीपल स्क्लीरोसिस, मल्टीपल स्क्लीरोसिस, इसमें नर्व सेल को डैमेज कर दिया जाता है। और एक होता है बेटा जिसमें मसल को डैमेज किया जाता है, माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस, एक रूमेटाइड आर्थराइटिस, बस आपको बाकी याद नहीं रखनी। हाशीमाटो, ग्रेव्स डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लीरोसिस और माइस्थीनिया ग्रेविस, और रूमेटाइड आर्थराइटिस आपको पहले ही बता दिया था, माइस्थीनिया ग्रेविस हुई है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इम्यून सिस्टम इन बॉडी, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन, हमारे इम्यून सिस्टम लिम्फाइड ऑर्गन, लिम्फाइड टिश्यू और लिम्फाइड सेल से बने होते हैं। और साथ में सॉल्युबल मॉलिक्यूल जैसे एंटीबॉडी भी होता है। एंटीबॉडी को बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, और ये 5 प्रकार के होते थे, आपको बताया था ना, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, फार्मूला है गेम्ड, ठीक है। आइए देखिए, तो क्या लिखा है, इम्यूनिटी सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम किससे बना होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारी लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ वेसल स्टार्ट होती है बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड से या लिम्फ से, और कहाँ खत्म हो जाती है, ब्लड में। तो पूछा जाए लिम्फेटिक वेसल कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो स्टार्ट्स फ्रॉम, बताओ जल्दी से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी टिश्यू फ्लूइड, उसी को रफली हम लिम्फ बोल सकते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। और फिनिश्ड कहाँ होती है, तो आप बताओगे ब्लड वेसल्स पे फिनिश होती है, ब्लड में जाके फिनिश होती है। तो एक होता है हमारे लिम्फेटिक वेसल्स, दूसरा होता है लिम्फेटिक टिश्यू, और फिर टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन। तो लिम्फेटिक टिश्यूज और लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या भरा होता है, इनमें लिम्फोसाइट्स भरे होते हैं, जो कि WBC का एक प्रकार होता है। तो लिम्फोसाइट्स और WBC दोनों भरे होते हैं, ठीक है। और लिम्फेटिक ऑर्गन 2 प्रकार के होते हैं बेटा, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन जिसमें थाइमस और बोन मैरो आएगा। तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन से होते हैं, थाइमस और बोन मैरो। अभी सिर्फ मैं नाम याद करा रहा हूं, अभी बताएंगे कि किन्हें कहते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा बेटा, सेकेंडरी में थाइमस और बोन मैरो के अलावा जो आ जाएंगे, जैसे टॉन्सिल, जैसे यहाँ देखिए इसमें माउथ को खोला गया है तो नेक में क्या होता है, टॉन्सिल। जैसे लिम्फ नोड, ये देखिए लिम्फ नोड बनाया गया है, ये टॉन्सिल है, ये लिम्फ नोड है, ये सब सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का एग्जांपल है। ये देखिए स्प्लीन है बेटा, ये किडनी जैसा स्प्लीन दिखाई दे रहा है। ये माल्ट है बेटा, माल्ट का मतलब होता है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। हमारे पूरे लिम्फाइड टिश्यू का ये अकेले 50% होता है। बताइए माल्ट हमारे पूरे लिम्फाइड टिश्यू का कितना होता है, 50%, ठीक है। और ये रहा बोन मैरो और ये रहा थाइमस। तो थाइमस और बोन मैरो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है, जबकि टॉन्सिल, स्प्लीन और लिम्फ नोड और माल्ट ये सब कैसे हैं, तो ये सब बेटा सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है। आइए पढ़ते हैं। तो क्या लिखा था, हम लोग के इम्यून सिस्टम में लिम्फाइड ऑर्गन आएंगे, लिम्फाइड टिश्यू आएगा, लिम्फाइड सेल आएंगी और एंटीबॉडीज आएंगी। एज यू हैव रीड इम्यून सिस्टम, आपने इम्यून सिस्टम को पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इज द यूनिक इन सेंस द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स एंड रिस्पॉन्ड टू दीज, रिमेंबर देम। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे दुश्मनों को पहचान लेता है, दुश्मन यानी एंटीजन,
और या फॉरेन पार्टिकल्स को पहचान लेता है और उसको याददाश्त के रूप में बनाए रखता है। बताया था ना, मेमोरी डेवलप होती है। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। इम्यून सिस्टम ने एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज किया था, ऑटो इम्यून डिजीज भी कॉज की थी जो अभी पढ़े थे, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी में भी इम्यूनिटी ने ही हेल्प किया था। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल करना था तो इम्यून सिस्टम को मैच कराना था, और अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर इम्यून सिस्टम मिसमैच हो जाता है। इम्यून सिस्टम मिसमैच होता तो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपसे क्लियर करा दिया। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के काम बेटा आपको बता दिए, नाम बता दिए, थाइमस और बोन मैरो। जबकि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। और हमारे इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस होती हैं। इंटेस्टाइन के किस भाग में होती है बेटा? इलियम में, तो वो भी आ जाएगी। ये सब लिम्फॉइड ऑर्गन के, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ देखो बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी का फिगर है। ये देखिए लिम्फ नोड, ये इस जंक्शन पे पाए जाते हैं, हाथ के जंक्शन पे, इस जगह पे जो ज्वाइंट होता है। ये पैर के जंक्शन पे देखिए लिम्फॉइड ऑर्गन पाए जा रहे हैं, और कुछ पेट के जंक्शन पे पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? शोल्डर के नीचे वाले रीजन में, ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? और यहाँ पेट वाले रीजन में, और ये जांघ वाले रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए लिम्फेटिक वेसल, ये थाइमस, ये लिम्फ नोड, ये सब जगह जगह पे पाए जा रहे हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गन वेयर ऑरिजिन एंड मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर्स। मतलब ऐसा ऑर्गन जहां पे उसकी ऑरिजिन हो, जहां वो मैच्योर हो, और जहां पे उसकी संख्या बढ़े। किसकी संख्या? लिम्फोसाइट्स की। तो लिम्फोसाइट्स की ऑर्गन, जिस लिम्फोसाइट्स की संख्या जिस ऑर्गन में पहले बनी और फिर मैच्योरिटी हुई और संख्या बढ़ी, उसी को बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। ये दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं बेटा जिनका नाम मैंने बताया था, बोन मैरो और थाइमस। लेकिन होते कौन है? जहां पे इमैच्योर लिम्फोसाइट अपने एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में बदल जाए। मतलब वो अपने, देखो ये इमैच्योर लिम्फोसाइट में क्या आ गई? मैच्योरिटी। तो क्या परिवर्तन आएगा? इनके ऊपर सारे रिसेप्टर डेवलप कर जाएंगे। इमैच्योर के ऊपर क्या हो जाएगा? रिसेप्टर डेवलप कर जाएंगे। तो रिसेप्टर विल बी डेवलप, इमैच्योर से मैच्योर हो जाएंगे, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बोलने लगेंगे। तो जहां पे मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो क्या क्या समझ में आएगा? वेयर मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस। ऑरिजिन, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन। ऑरिजिन भी हुई, मैचुरेशन भी हुआ, और डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन होने का मतलब ये हुआ कि लिम्फोसाइट्स ने अपने रिसेप्टर को डेवलप कर लिया। कि कौन से रिसेप्टर को डेवलप किया? एंटीजन वाले रिसेप्टर को, एंटीजन बाइंडिंग साइट वाले रिसेप्टर को डेवलप कर लिया। आफ्टर मैचुरेशन, जब मैचुरेशन हो जाएगा, जब ये सारे काम हो जाएंगे, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से ये निकल के कहाँ चले जाएंगे? माइग्रेट करके चले जाएंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा इसको अब मैदान में जंग लड़ने जाना है। इसको सिखाया जाएगा कि तुम्हें जंग कैसे लड़नी है। और जंग घर में नहीं लड़ी जाती, जंग तो कहाँ पे? मैदान में लड़ी जाती है। तो अब इसको मैदान में भेजा जाएगा, जाओ बेटा मैदान में। मैदान किसको बोला है मैंने? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को। और मैदान कहाँ हो सकता है? स्प्लीन हो सकता है। स्प्लीन में इसको लड़ना सिखाया जाएगा। किसके साथ लड़ना सिखाया जाएगा? एंटीजन के साथ लड़ना सिखाया जाएगा। एंटीजन के संपर्क में लाया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी कि बेटा तुमको कैसे लड़ना है। तो स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, टॉन्सिल में, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो इलियम में था, और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी होता है। ये सब लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। कौन से? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यहाँ पे क्या होता है? ये जो आपका मैच्योर्ड और डेवलप्ड लिम्फोसाइट्स है, इनको एंटीजन के संपर्क में लाया जाएगा, और इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी इसको। ठीक है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स का साइट यही होता है। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। यहाँ पे लिम्फोसाइट को एंटीजन के साथ लड़ाया जाता है, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम्स द इफेक्टर सेल। और अब ये संख्या में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और संख्या में जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इस तरह के सेल को ही इफेक्टर सेल बोलते हैं। एंड द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन इन द फिगर 8.5। अभी मैंने फिगर 8.5 आपको बताया था, ये था फिगर 8.5, इसमें लोकेट किया गया है। बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। देखो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा होता है? बोन मैरो। चाहे टी की बात करें या बी की बात करें, दोनों बनते पहले यही थे। सारे लिम्फोसाइड यही बनते थे। अब आप बोलोगे सर टी और बी फिर का नाम क्यों नहीं दिया? तो बी यहीं पे मैच्योर हो गए, यहीं पे डिफ्रेंशिएट हुए। टी यहां पे मैच्योर नहीं हुए थे। टी वाले जो थे वो थाइमस में जाके मैच्योर और डिफ्रेंशिएटेड हुए। ठीक है, इसलिए उनको टी लिम्फोसाइट बोला गया।
द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल, यानी सारी सेल बनी और लिम्फोसाइट्स भी बन गया। जब वो बना था तब लिम्फोसाइट बोलते थे, तब तक उसे बी और टी लिम्फोसाइट नहीं बोलते थे। अगर वो लिम्फोसाइट थाइमस में चला गया, थाइमस कैसा है, लोब्ड ऑर्गन, कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट के पास, और ब्रिस्ट बोन यानी चेस्ट बोन यानी स्टर्नम के पीछे, हार्ट के पास और ब्रिस्ट बोन यानी चेस्ट के पीछे, यानी दिल के बड़ा करीब है। थाइमस दिल के करीब है लेकिन हड्डियों के पीछे, चेस्ट बोन के पीछे। एंड द थाइमस इज क्वाइट लार्ज, थाइमस बचपन में बर्थ के समय काफी बड़ा था, बट द कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद द एज, लेकिन एज के साथ छोटा होता जाएगा। सबसे बड़ा कब तक था, तो देखो ये प्यूबर्टी के समय सबसे बड़ा था और उसके बाद ही एज बढ़ने के साथ साथ ये छोटा होता जाएगा। यानी कि जब हमारी जन्म हुआ था तो ये बड़ा था, ठीक है, प्यूबर्टी तक, और सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये लगातार छोटा होता चला गया। यही कारण है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ये छोटा होता चला जाएगा और ओल्ड एज में टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और इसी वजह से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी और हमारी इम्यून पावर ओल्ड एज में घटने लगेगी। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बोल रहा है टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन थोड़ा सा बोन मैरो में हुआ और थोड़ा सा थाइमस में हुआ। तो यानी बोन मैरो और थाइमस दोनों ने थोड़ा थोड़ा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, किसके डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए, टी लिम्फोसाइट्स के लिए। द स्प्लीन इज लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है। स्प्लीन किस शेप का ऑर्गन है, बीन शेप ऑर्गन है, ठीक है, सेम के बीज जैसा या किडनी जैसा। इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट, इसके अंदर लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स का एग्जांपल क्या होगा, जैसे न्यूट्रोफिल, जैसे मैक्रोफेजेस सेल, जैसे नेचुरल किलर सेल, ये सब पाई जाती है इसके अंदर। इसीलिए ये पैथोजन को खा जाता है, ये ब्लड से पैथोजन को पकड़ के खा जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिल्टरिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड, ये ब्लड का फिल्टर भी कहलाता है क्योंकि ये ब्लड के अंदर उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छान के खा जाता है। फिर लिखा स्प्लीन का बहुत लार्ज रिजर्वायर होता है आरबीसी का, यानी स्प्लीन आरबीसी को स्टोर भी कर सकता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। और जब आरबीसी मरते हैं तो यहीं पे इसको दफनाया भी जाता है, इसलिए इसको ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। और इमरजेंसी में यहाँ पे स्टोर आरबीसी को रिलीज भी किया जाता है, इसलिए ब्लड बैंक भी बोलते हैं। तो ब्लड बैंक क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में एरिथ्रोसाइट्स होते हैं तो ब्लड बैंक बोला गया, और यहाँ पे मरे हुए आरबीसी को दफनाया जाता है इसलिए ग्रेव यार्ड भी बोला गया। ये देखिए थाइमस है, देखिए ये हार्ट है तो दिल के बहुत करीब है, चेस्ट बोन के पीछे यानी ब्रेस्ट बोन के पीछे होती है, यानी स्टर्नम के पीछे होती है। और ये देखिए लोब्ड होता है, बाई लोब्ड होता है, ठीक है। आपको बता दें थाइमस में भी बाहर की तरफ कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेडुला होता है। और कहाँ कहाँ होता है बेटा, और होता है ओवरी में, और कहाँ होता है, किडनी में, और कहाँ होता है, ब्रेन में, और कहाँ होता है, एड्रीनल ग्लैंड में, और कहाँ होता है, तो एक और बता दें लिम्फ नोड, इसी चैप्टर का लिम्फ नोड्स में भी होता है बेटा, बाहर कॉर्टेक्स अंदर मेडुला। तो ये कुछ और अंग हो गए जहां पे पूछा जा सकता है कि किसमें कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। तो थाइमस, ओवरी, किडनी, ब्रेन, एड्रीनल ग्लैंड, लिम्फ नोड। ये देखो बेटा स्प्लीन है, ये स्प्लीन में काट के दिखाया गया है। तो स्प्लीन में कुछ बैंड्स पाए जाते हैं, कुछ वो कॉर्ड पाया जाता है, उन कॉर्ड को ट्रेबिकुली कहते हैं, ट्रेबिकुली। और यहाँ दो प्रकार के पल्प होते हैं, एक रेड पल्प और एक वाइट पल्प, एक रेड पल्प और एक वाइट पल्प। और ये ढका होता है कैप्सूल द्वारा। और देखो बेटा ये लार्ज बीन शेप का ऑर्गन है, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। यहीं पर आरबीसी को स्टोर किया जाता है रेड पल्प में। रेड पल्प में आरबीसी बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसको रेड पल्प नाम दिया गया है, ठीक है। वाइट पल्प में इनको दफनाया जाता है जो मरे हुए हैं, इसलिए इसको वाइट पल्प बोला गया, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। पूछा गया है रेड पल्प वाइट पल्प कहाँ पाया जाता है, स्प्लीन में। लार्ज बीन शेप ऑर्गन का नाम क्या है, तो बताएंगे स्प्लीन। लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर। लिम्फ नोड कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। ये देखो स्मॉल स्मॉल है और सॉलिड है, स्मॉल है सॉलिड है। और ये देखो इसका टीएस काट के दिखाया गया है, इस एनिमेशन में आप देख पा रहे हो कि टीएस काट के दिखाया गया है किस तरीके से होते हैं। और इसमें भी बाहर कॉर्टेक्स होता है, अंदर मेडुला। ये बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स बोल दो, अंदर का मेडुला होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल होते हैं, सॉलिड होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग द लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में देखो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, ये देखो ये लिम्फ नोड है, ये देखो लिम्फ नोड है, ये देखो लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड है, ये इसको जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ये लिम्फ नोड जगह जगह पे प्रेजेंट होते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम से एसोसिएटेड रहते हैं। अब क्या लिखा हुआ है,
लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन। लिम्फ नोड करते क्या है, इनमें इस पाइपलाइन से क्या होते हैं, ब्लड आता रहता है और उनके साथ जो माइक्रोब्स हैं वो भी अंदर आएंगे, और जो भी माइक्रोब्स अंदर आते जाते हैं, लिम्फ नोड क्या करता है, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ये और फैगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये उसको क्या करता है, पैथोजेंस को मार के खा जाता है और बचा हुआ ब्लड वापस निकल जाता है, बचा हुआ ब्लड वापस निकल जाता है, यानी इम्प्योर, वो कंटामिनेटेड ब्लड आएगा, यानी डिजीज वाला ब्लड आएगा, डिजीज युक्त ब्लड आएगा, यानी जिसके अंदर पैथोजेंस है उसको ब्लड को मैं बोल रहा हूँ डिजीज ब्लड, और प्योर ब्लड यहां से बाहर निकल जाएगा। तो यानी इसने क्या किया, इसने ब्लड के अंदर उपस्थित पैथोजन को क्लियर कर दिया, खा लिया। तो लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप, लिम्फ नोड किसको पकड़ लेता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या और भी एंटीजन को, विच हैपेंस टू गेट द लिम्फ, जो लिम्फ द्वारा आ रहे हैं एंड टिश्यू फ्लूइड द्वारा आ रहे हैं या ब्लड में प्रेजेंट है। तो एंटीजन ट्रैप द लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोला है, जैसे ही कभी एंटीजन पकड़े जाते हैं लिम्फ नोड में तो क्या होता है, तुरंत लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाता है, और लिम्फोसाइट जब भी एक्टिवेट होता है तो या तो HMI होगा या तो CMI होगा, बिल्कुल वैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स होगा जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, HMI एंड CMI। देयर इज ए लिम्फाइड टिश्यू, ऐसे हमारे अंदर और भी लिम्फाइड टिश्यू है विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक। बताया था कि हमारे अंदर 3 जगह पे म्यूकस लाइनिंग होती है, फार्मूला था रग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनोजेनाइटल और जेनाइटल वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको GIT सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी बोल सकते हैं, इसको यूरिनोजेनाइटल भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस एपिथेलियम लाइनिंग, और इस तरह के लिम्फाइड टिश्यू को माल्ट कहते हैं, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। और ऐसा लिम्फाइड टिश्यू हमारे अंदर 50% तक होता है, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि माल्ट टोटल लिम्फाइड टिश्यू का कितना होता है, 50%, ठीक है। ये देखो इस फिगर में देखो, लिम्फ जो है आ रहा है, लिम्फ आ रहा है या टिश्यू फ्लूइड आ रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, अंदर आने के बाद बेटा जब आ रहा है तो उसके साथ क्या है, एंटीजन भी आ गए, एंटीजन भी आ गए, अंदर B और T सेल एक्टिवेट हो गई, अंदर B और C सेल एक्टिवेट हो गई। जैसे ही एक्टिवेट हुई तो बेटा B सेल ने क्या किया, B सेल ने HMI रिस्पॉन्स से पैथोजन को किल कर दिया, T सेल ने किया कर दिया, T सेल ने CMI मेथड से पैथोजन को किल कर दिया, यानी दोनों ने इम्यून रिस्पॉन्स किया और इस वजह से एंटीजन डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब एंटीजन डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बेटा तो अब ब्लड क्या हो गया, एंटीजन फ्री हो गया, यानी डिजीज फ्री हो गया। अब वो एंटीजन क्या होंगे, यहां से बाहर, वो एंटीजन फ्री जो ब्लड है वो बाहर आ जाएगा, यानी देखो लिखा है लिम्फ फ्लो इन द नोड थ्रू द नैरो वेसल, यहाँ पे लिम्फ फ्लो आउट नोड थ्रू द वाइड वेसल, यानी नैरो वेसल से एंटर किया, वाइड वेसल से बाहर आ गया, और अंदर की तरफ डेंसली पैक्ड B और T लिम्फोसाइट होते हैं और मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल होते हैं जो अपना इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स करते हैं, जो पैथोजेंस को क्या करते हैं, वो किल कर देते हैं या एंटीजेंस को किल कर देते हैं और स्वच्छ ब्लड को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। इस प्रकार हमारा लिम्फ नोड काम करता रहता है और इस प्रकार हमारी इम्यूनिटी काम करती है। तो आज हम लोग ने बेटा पढ़ लिया क्या क्या, कि नेचुरल कैसे होती है, आर्टिफिशियल कैसी होती है, एक्टिव क्या होती है, पैसिव क्या होती है, ठीक है, और लिम्फ ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। कैसे हम, कहाँ पे पकड़ा जाता है, कहाँ पे एंटीजन के संपर्क में हमारा लिम्फोसाइट आते हैं, ये सब जानकारियां आपको हो गई। फिर मिलते हैं बेटा एक नए वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक।